सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें चीजें की डिस्कस, वो भी जरा बताएं। ये बहुत अच्छा आप पॉइंट बता रहे आसान और सादा जबान में, जी जी, ताकि लोग समझ मैंने पाए। यही गुजारिश की कोर्ट को। जी जी, आसान ना लैंग्वेज में मैंने गुजारिश की कोर्ट को कि जो सेक्शन आर्टिकल 201 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ द प्रोविंस वो उसके ऊपर बाइंडिंग है हाई कोर्ट का फैसला। तो मैंने गुजारिश की कि आपके ऊपर माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस जुनेद गफ्फार साहब का फैसला बाइंडिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची की उम्र 16-17 साल और शादी को इंटेक्ट रखा है। बच्ची की कंसेंट को प्रेफरेंस दी गई कि तुम बेटा जहां जाना चाहो तुम्हारी मर्जी है, और ये कहा गया कि एब्डक्शन नहीं है ज़हीर के खिलाफ, क्लियर लिखा हुआ है। तो इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज कर लिया सुप्रीम कोर्ट में। मियां साहब की बात पे आ जाते हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है या जजमेंट है, वहां जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करके तमाम अदालतों में पेश किया गया है। वेरी सॉरी टू, ये शायद काम है मेरी उनका, नजर में तो सही नहीं। उनका काम यही है सर। ये अपनी नौयत का पहला वाकया होगा। कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर दिखाया जाता, ताकि वो ऑर्डर खुद स्पीकिंग होता है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट क्या है। एक बात तो ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि लर्नेड काउंसिल ने आर्ग्यू किया सम एक्सटेंट, किसी हद तक आर्ग्यू किया। आर्ग्यू करने के बाद उन्होंने अपने मुद्दई मुकदमा से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम अपना मुकदमा विथड्रॉ करते हैं। ये आ गई बात। तो हमें सिर्फ इजाजत दी जाए, कोर्ट से इन्होंने गुजारिश की कि हमें इजाजत दी जाए कि हम बच्ची के मेडिको लीगल जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है उसको हम चैलेंज करें। तो कोर्ट ने कहा ये आपका दायरा अख्तियार है, आप खुद कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल जाके करें। तो आगे उन्होंने गुजारिश की कोर्ट से कि अगर कोई माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस जुनेद गफ्फार साहब का ऑर्डर में कोई इस तरह की लीगल इम्पीडिमेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे कोई रुकावट है इसको चैलेंज करने में, तो वो हटाई जाए चैलेंज करने में, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, अगर कोई इम्पीडिमेंट है इसमें तो उसको नहीं आना चाहिए वे में फॉर पर्पज ऑफ चैलेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बच्ची की उम्र कम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जाएं और आप जाके अपना क्रिमिनल ट्रायल चलाएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक एज पर लॉ मेरा अपना ख्याल है, जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है उस ऑर्डर को लेके, कि उसको ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाके आप क्रिमिनल ट्रायल शुरू कर दें अगर बच्ची की उम्र उससे कम आती है, ये भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और जो उन्होंने 4 चीजें उठाई थी वहां पे, मैंने वो ब्रिटिश मेमो की कॉपी मेरे पास है, मैंने कोर्ट में पढ़ के सुनाई। मैंने कहा मिस्टर नासिर जबरान साहब ने जो फरमाया यहाँ पे, और उनके जो लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिशात रखी हैं, वो ये रखी हैं कि बच्ची की उम्र सुप्रीम हाई कोर्ट ने होल्ड कर ली है 17 साल, जो कि गलत है। एक, क्योंकि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उनके मुताबिक उसकी एज आ रही है 14 ईयर्स। एक बात आ गई, यानी कि हाई कोर्ट ने उनके 14 ईयर्स के तमाम कागजात जो भी दिए गए थे उनको नहीं माना, रद्द कर दिया। एक बात। फिर हाई कोर्ट ने ये इलीगल किया, उनका कहना है, उन्होंने जो मेमो में लिखा है कि उन्होंने बच्ची को उसकी विश पे छोड़ दिया कि बेटा तुम जहां जाना चाहो जाओ, उसकी कस्टडी हमारे हवाले नहीं की। तो हाई कोर्ट ने यह भी फैसला कर लिया। और उसके बाद एब्डक्शन के पॉइंट को उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन लॉ ये कहता है कि जो चीज अवेलेबल है ऑर्डर में, आप उसको तमाम ऑर्डर को चैलेंज करना है। अगर आप नहीं करते तो मीनिंग आपने एडमिट कर लिया, वेव कर दिया। एब्डक्शन की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट किया हुआ है, उसको चैलेंज ही नहीं किया। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है बाय लॉ ये है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं
और आप विड्रॉवल पे डिसमिस होती है, मीनिंग देयर बाय आपने अपनी रिमेडी सुप्रीम कोर्ट तक अवेल कर ली। अवेल कर ली, जी जी जी। अवेल कर ली आपने, रिमेडी एग्जॉस्ट, लीगल वर्ड ये। जब लीगल आपने एग्जॉस्ट कर ली तो ये कैसे पॉसिबल है कि बाद में आप ओपन कर सकें विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अब इसको रिव्यू करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, किसी नीचे कोर्ट को है ही नहीं। मैंने ये पॉइंट बिल्कुल रेज किया था और आर्ग्यूमेंट में साहब ने हाई कोर्ट की हद तक तो लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज उन्होंने नहीं लिखे, जो मेरे आर्ग्यूमेंट के पॉइंट को यहाँ उन्होंने बेहतर नहीं समझा लिखना। लेकिन मैंने इस बात को आर्ग्यू किया था। यही फारूकी साहब, मैं यही लोगों को कल परसों भी बता रहा था। नहीं, एक मिनट जाफरी साहब, मैं परसों यही बता रहा था लोगों को, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो जाफरी साहब के फाजिल दोस्त हैं, वो जो उनके खिलाफ ऑर्डर हुआ है ना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, वो किसी अदालत में लगा ही नहीं रहे वो डॉक्यूमेंट। ना वो लाहौर हाई कोर्ट का 164 लगाते हैं, ना बयान लगाते हैं, ना ये बताते हैं कि हमने निकाह चैलेंज किया है, ना ये बताते हैं कि जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में क्या हुआ, ना ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। हाँ, अलबत्ता वो इसके माहिर हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके नीचे ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास गए और ये कहा कि हम जीत कर आ गए सुप्रीम कोर्ट से। ये तासुर दिया, ये तासुर दिया कि हम केस जीत कर आ गए और केस चलाएं आप। फारूकी साहब, अच्छा, फारूकी साहब, एक और सवाल है। जुनैरा बेटा, आप एक सवाल पूछे, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूं, बड़ा जरूरी है। फारूकी साहब से मेरा भी एक सवाल है एंड पे, लेकिन बड़ा फजूल सवाल है सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक इंतहाई बकवासियात चल रही हैं, ये मैं एक कमेंट भी शो कर रही हूँ आपको, कि कहा जाता है कि ज़हीर और परी का निकाह तो हुआ ही नहीं, जो निकाह हाँ पकड़ा गया वो तो मुकर गया है, वो कहता है मेरे कागज यूज हुए हैं, मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं। तो इस लिहाज से वो ये कहना चाहते हैं कि निकाह हुआ ही नहीं, और जो उनके निकाह का वीडियो है उसके ऊपर सोशल मीडिया पर ये कहा जाता है कि ये बाद में एक्ट किया गया है, यानी कि बताने की कोशिश की जा रही है कि लड़की को जबरदस्ती कोई इस तरह की मंशियात देकर उसे जबरदस्ती कहलवाया गया कि उसका निकाह हुआ है। प्लीज जरा लोगों का ये भाम क्लियर कर दें। ये छोटी सी एक बात है, लेकिन ये बहुत फंसी हुई है लोगों को, हर दूसरे प्रोग्राम में जो है ना लोगों का ये कमेंट होता है। देखें, ये छोटी बात तो आप फरमा रही हैं, बिल्कुल छोटी बात जिस हवाले से आप तनाजुर में फरमा रही हैं सही कह रही हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि आप जो वेरी पॉइंट, जो फैमिली का यूनिट है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, जो भी हमारे दोस्तों को कर रहे हैं, जो फैमिली यूनिट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अंडर आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कहता है कि फैमिली को और शादी को आपने प्रोटेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली लोग लगे हुए डिस्टॉर्ट करने के लिए, होना नहीं चाहिए था। और जो शादी की रिक्वायरमेंट है, मोहम्मदन लॉ वेरी क्लियर है, हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ टाइम पे बहुत सारी जजमेंट हैं कि खातून का कहना कि मैं इनकी मनकुआ हूं और लड़के का कहना कि मैं इसका हस्बैंड हूं, ये इनफ है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। बाकी जो चीजें हैं रिक्वायरमेंट है जो हैं, तो मौलवी साहब का होना, उसका खुतबा पढ़ना, फिर गवाहों का होना सिर्फ इस बात के लिए जरूरी है ताकि वो लोगों को बताएं कि ये मैरिज हुई है। बाकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और फिक्सेशन ऑफ डावर, 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं निकाह के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि लड़का कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लड़की कहे कि मैं शादी कर रही हूँ, और तीसरी बात रखा जाए। जी सॉरी, इजाब, कबूल और मेहर, जी, तीनों चीजें इस केस में फुलफिल हुई हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं हम। तो निकाह हुआ है, इसको तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने नहीं माना है, एक बात जी। बात सिर्फ यहाँ तक है कि वो निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह उस कपल की या शादीशुदा जोड़े की या उसके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं होती बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। वो जिम्मेदारी होती है निकाह खान की, कि उसको रजिस्टर्ड करना होता है। यूसी में किसके लिए होता है निकाह? देखें, एक सिंपल सी बात है, ये जो एक्ट आया है, कानून आया 1964 में आया है, क्या इससे पहले जो निकाह हुए वो सारे कलदम हो गए अगर रजिस्टर्ड नहीं?
फिर तो सबके माँ बाप भी मशकूक हो जाएंगे, दादा दादी भी मशकूक हो जाएंगे। नहीं, उनके वाले हो गए जी जिन्होंने ये एतराज उठाया है। नहीं, मैं यहाँ पे गुल फारूकी साहब, आपने यहाँ पे निकाह की 2 अक़साम लोगों को बता दी हैं। एक आपने बता दिया है कि क्या क्या चीजें पूरी हो जाएं तो निकाह हो जाता है। दूसरा आपने बता दिया कि फर्दर ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि गवाह भी हो जाए, निकाह नामा भी हो जाए। ये जो मेरे जबरी फाजल हैं कराची वाले, बिल्लो ठुमका लगा, उनका अपना निकाह भी ये पहली शर्त के मुताबिक हुआ है, इजाब हुआ है, कबूल हुआ है, और वीडियो कॉल के ऊपर एक बिना दाढ़ी मूछ के फितने ने उनका कबूल है एक दफा करवाया, और वो मियाँ बीवी ने माना जी हम मियाँ बीवी हैं। मैंने जब ये चीज एक्सप्लेन की थी फारूकी साहब, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी। हमारे पास मोस्टली आते हैं समटाइम कोई माई बातें होते हैं। जाफरी साहब आप मुझे स्टक नजर आ रहे हैं, आप ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, पर्सनल पे तो आप जरा दोबारा आए। आप अबाबील की तरफ जो है ना वो मांग रहे हैं, क्या वो हुदहुद होती है या अबाबील होती है जो बारिश मांगती है? अच्छा खैर अच्छा जाफरी साहब से, अपना फारूकी साहब से मेरा एक सवाल है जो नाजरीन के जहन में है और क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, जो लास्ट रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें 3 डॉक्टर जो है अपना रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने लिखा कि एज है 16 से 17 साल। 3 डॉक्टर्स ने, वो जो एक शक का फायदा होता है वो हमेशा मुल्जम को होता है, वो आपकी पार्टी को है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो परी है, लड़की है, उसकी एज 13 साल है, 14 साल है। हर जगह पे ये ही बातें की जा रही हैं मुखालिफ फरीक की जानब से। आप बताइएगा कि अभी तक आप क्या समझते हैं कि लड़की की जो एज है वो कितनी डिक्लेयर हो चुकी है, और क्या वो स्टैंप लग चुकी है कि वो माइनर है? ये जरा वाज़ेह कर दें नाजरीन के लिए। जी, ये एक मिथ है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये एक मिथ क्रिएट की गई है जो वैसे है नहीं, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। स्पेशली जब ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब का, उन्होंने फरमा दिया और उन्होंने उसको असेल किया कि बच्ची की उन्होंने एज डिटरमाइन की 17 साल। खुद कहा है, अपने मेमो में कहा है, अपने पिटीशन में कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट ने ये गलत किया है, उसकी एज 17 साल कर दी है। एक जवाब। दूसरी, अभी मेडिकल पे आ जाते हैं तो मेडिकल का MLC जो फर्स्ट आई एसोसिएशन टेस्ट की, उसमें एज आई 16-17 साल। यस। तो जो 16 और 17 है वो जहां शादी हुई है तो 16 के बाद शादी हो सकती है, वहां लफ्ज है अंडर 16 न के 16। कानून के रोज से अगर एक दिन भी बढ़ गया या बराबर हो गया तो उस लॉ का इतलाक उसके ऊपर नहीं होता। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो मेडिको लीगल जो आपने फरमाया कि दूसरा आया, तो ये बात हमारे सामने हमने डिस्कस की, मैंने और हमारी लीगल टीम में जो हमारे सीनियर दोस्त हैं डिस्कस भी की कि इस मेडिकल को हम चैलेंज करते हैं। तो मैंने एक गुजारिश रखी मेरे सीनियर दोस्त के साथ कि मैंने कहा सर इसको हम चैलेंज नहीं करते। वजह यह है कि इसको जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इसमें टोटल 5 टेस्टें हुई हैं, 5 जो रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने की। नंबर 1 उन्होंने की टूथ की, एक जी, उसके बाद की उन्होंने रिस्ट की, दूसरी, तीसरी की एल्बो की, चौथी की उन्होंने पेल्विस की, और 5वीं की उन्होंने चेस्ट की। 4 बोन के टेस्ट हुए, एक टूथ का टेस्ट हुआ। तो मैं ये समझ रहा था बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हर चीज मेजॉरिटी पे जाती है न कि माइनॉरिटी पे जाती है। तो मैंने जब ये पढ़ा उनका मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, तो जो 4 चीजें फरमा रही हैं, जो 4 एविडेंस उनके सामने आ गई एक्सरे रिपोर्ट रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के थ्रू, तो चारों की चारों ने कहा कि एज जो है 16-17 साल है। जो रिस्क की टेस्ट है उसने भी कहा, जो वे अपना एल्बो की टेस्ट है वो भी कह रही है 16-17 साल, पेल्विस की टेस्ट कह रही 16-17 साल, और चेस्ट की टेस्ट कह रही 16-17 साल। तो मुझे समझ नहीं आया कि 4 टेस्ट को छोड़ के जो पैनल था जी, 10 रुकनी पैनल था, उन्होंने सिर्फ एक एविडेंस जो टूथ की थी उस पे जाना क्यों पसंद फरमाया। तो मैंने कहा सर आप समझ सकते हैं कि कोई हिडन वजह है जिसकी वजह से वो 4 चीजों के एविडेंस को छोड़ के
एक चीज पे जा रहे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है कोई पिशावर वाली बात है, वहां चांद नजर आ जाता है जल्दी जल्दी।